हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस ऑफेंस। आज हम बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर प्रदीप यदू जी से। ब्रिगेडियर साहब ने इंडियन आर्मी में 38 ईयर्स सर्विस करी है एंड अपार्ट फ्रॉम हिज सर्विस ही वॉज ऑल्सो डिप्लॉयड एट श्रीलंका ड्यूरिंग ऑपरेशन पवन। ही वॉज ऑल्सो डिप्लॉयड इन सियाचिन जब 1991-1992 में ऑपरेशन मेघदूत के अंडर पाकिस्तान से इंडिया का युद्ध हुआ, और 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ तब जो सर के यूनिट को एक पूरा साइटेशन अवार्ड भी दिया गया। वेलकम टू डिफेंस लेवल सर। थैंक यू राघव, थैंक यू। सर हमारे ऑडियंस पे तो ये जानना चाहेगी सर कि आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला? ओके, जब मैं छोटा था तो उस समय 1962-63 में एक पिक्चर आई थी हम दोनों, जिसमें देवानंद एक आर्मी ऑफिसर का रोल करते हैं, डबल रोल में थे वो। उस पिक्चर को देख के मुझे एक दिमाग में चीज बैठी कि हाँ भाई, एक ऐसा भी प्रोफेशन है जिसको सेना कहते हैं, क्योंकि उस समय इतना ना मीडिया था ना कुछ था, सिर्फ फिल्म में देखते थे, अखबार में पढ़ते थे जी। और उसके एक साल के बाद एक दूसरी पिक्चर आई थी हकीकत, जिसमें बलराज साहनी एंड धर्मेंद्र वगैरह थे। वो 1962 रजांगला ऑपरेशन के ऊपर बनी हुई थी जी। ये दोनों फिल्म ने मेरे दिमाग में एक कांटा सा बो दिया कि भाई सेना में मुझे जाना है। और उसके बाद मैं बैडमिंटन खेलता था मध्य प्रदेश की टीम से, उस समय छत्तीसगढ़ नहीं बना था। तो जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक टूर्नामेंट चल रहा था। आई वाज प्लेइंग फॉर दैट टाइम इंडियन जूनियर टीम। तो वहां पे मैंने देखा टूर्नामेंट खेलते समय एक ही ड्रेस में कुछ यंग लड़के बैठे हुए थे एंड दे वर टोटली डिसिप्लिन्ड। उस समय मुझे नहीं पता था कौन है, लेकिन अपने मैच के बाद मैंने जब चेक किया तो पता लगा ये वायोस हैं, ऑर्डिनेंस कोर के यंग ऑफिसर्स। और उनका डिसिप्लिन, उनकी तहजीब और उनके मैनरिज्म देख के मैंने कहा बॉस, मेरे लिए सिर्फ यही प्रोफेशन है आर्मी, एंड आई हैड डिसाइडेड टू जॉइन आर्मी। एंड माय मदर वाज वेरी स्ट्रिक्ट इन स्टडीज। जब मैं 11th में था, 10th में था, तो ऊपर से वो मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की मैं बुक्स रखता था और ड्रॉर में मेरे एनडीए आईएमए की तैयारी होती रहती थी। एंड आई क्रैक्ड द यूपीएससी, आई क्रैक्ड द एसएसबी एंड आई गॉट सिलेक्टेड and got my commission as a second lieutenant on 15 June 1975. ओके। एंड सर ये क्या जब 1971 वॉर हुआ था और 65 का युद्ध हुआ, तो क्या उनसे भी आपको इंस्पिरेशन मिला कि मेरे को आर्मी में कैसे भी जाना ही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब 1965 का था उस समय मैं क्लास 7th में पढ़ता था, मिशन स्कूल बिलासपुर में जी। और वहां पे हम स्कूल जाते थे तो ब्लैक बोर्ड में लिखा होता था आज हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान के इतने साइबर जेट गिराए, इतने पैटर्न टैंक तोड़े। तो उससे जो मेरे दिमाग में था आर्मी का, उससे और वो गहरा होता गया कि नहीं, मैंने फौज में जाना ही है। और उसके बाद 1971 ऑपरेशन में जब मैं 11th कर चुका था, उसके बाद मैंने देखा कि आई मीन इंडियन आर्मी समथिंग something great. When 93,000 soldiers of Pakistan had to surrender to India, मैंने कहा, and Sam Manekshaw was the chief, मैंने कहा अब चाहे कुछ हो जाए मैंने फौज में ही ज्वाइन करना है। And fortunately I cracked UPSC SSB. ओके सर। तो सर आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि सर जब श्रीलंका के एक्सपीरियंसेस आप सर शेयर करिए कि जब आप वहाँ पहुँचे तो क्या सिचुएशन थी, आपके पास क्या प्रॉब्लम्स आई, और ऑन द स्टैंड पॉइंट आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या दिक्कतें आई आपके पूरे यूनिट को, या कैसा रहा सर आपका एक्सपीरियंस? देखिए 1987, आई स्टिल रिमेंबर द डेट, 6 October 1987, द वॉर एक्चुअली स्टार्टेड अगेंस्ट LTTE। उसके पहले तो इट वाज काइंड ऑफ अ पीस कीपिंग मिशन कि जब LTTE एंड श्रीलंकन आर्मी के बीच में लाइक पीस कीपिंग। But when the talks with LTT failed, तो 6 October 1987 जो 5 बड़े लीडर्स थे LTT के, they committed suicide। उसके बाद से LTT was hostile against peacekeeping, IPKF, Indian Peacekeeping Force, and they started targeting Indian Army। and वहाँ पे क्या था, you never know कि सिविलियन कौन है, LTT कैडर कौन है, क्योंकि ड्रेस सब की थी एक थी, स्पेशली इन अर्बन एरियाज।
हाँ जी, लाइक जाफना हो गया, ट्रिंकोमाली हो गया, बैटी कलावा हो गया। हाँ जी। तो यहाँ पे बड़ा मुश्किल था कि कौन सिविलियन है, कौन एलटीटी कैडर है। आप जा रहे हो अपने टास्क में, चाहे पेट्रोलिंग में या कहीं भी, सडनली दे लिफ्ट अप देयर लुंगी एंड टेक आउट AK-47 स्टार्ट फायरिंग एट यू। ओके। You are going on road clearance or ROP. Suddenly you'll find some grenade being thrown from the sides on your vehicle. So it was a different ball game, and there were a lot of difficulties. And it was kind of a situation. It was an unknown enemy. Okay. But then the Indian Army was well trained on these issues, and we, at the end of the day, we had casualties, but fine. This is what the thing. And there were also other tasks given to us like lagoon patrolling. Okay. Because during high tide, the water used to come to the lagoon. और जब lagoon में पानी आता था, LTT people used to smuggle their arms, explosive, IDs through that lagoon. Okay. So we had been given a task for lagoon patrolling. तो वहाँ पे जो लोकल बोट्स थी उसको इम्प्रोवाइज किया ताकि उसको थोड़ा बुलेट प्रूफ बनाया और फिर then we used to patrol. And suddenly one day at about 3 o'clock early in the morning, one MMG bus came to one of our radio operators he got that bus, but he survived. Okay. Then one day the Indian Army थी, they were occupying all burnt locations. So we were there in Jaffna library. The whole building was burnt, there was nothing. हमने sandbags से अपने windows वगैरह seal करी थी. It was a very old building and with massive building, very antique kind of a structure. So again at night, LTT at about 11 o'clock, they started firing at us. हमने switch off किया and firing, we exchanged fire. And next morning we found some LTT cadets were killed. So it was a war against unknown. So it was a very difficult situation. And however, I'll not go into details of those battles, but fact remains that we suffered casualty, but we came out as a victor, I guess. Okay. And sir, इसके बाद आप जब आप सियाचिन में थे सर, तो सर एक सियाचिन में किस तरह के आपको चैलेंजेस और एक्सपीरियंसेस आपको हुए और आप वहाँ पे एज अ आई गेस आप वहाँ पे एज अ कर्नल गए होंगे, आई एम नॉट श्योर, बट आप I was after my staff college in Wellington. Okay. I volunteered for Siachen posting. Okay. And I was posted there from June 89 to July 91 for 2 years. Okay. There, the weather was one enemy and Pakistan was second enemy. Now their basic war was your shelling. Shelling, Pakistani shelling on us and our shelling on them. And that was kind of it was a war of attrition. कितना हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं वहां पे आपको बताऊं, it was 14 अगस्त 1989 को, सॉरी 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे है जी। वहां पे एक बटालियन सेंट्रल ग्लेशियर में लोकेटेड थी। उस दिन पाकिस्तान ने बड़ी एक्यूरेट शेलिंग की एंड वी लॉस्ट 12 ऑफ आवर जवान्स इन दैट शेलिंग। हमें 12 हमारे सैनिकों को शहादत मिली। और उस समय वहां पे टेम्परेचर ऐसा था, वहां पे उस समय जो हमारे पार्थिव शरीर थे जवानों के, वो अपने गांव में या शहरों में नहीं जाते थे, उनका लास्ट राइट्स वर परफॉर्म्ड एट द यूनिट और उसके बाद एशेस उनके घर जाती थी। अब वहां पे उनके दाह संस्कार के लिए लकड़ियां भी नहीं है। तो अगले दिन चंडीगढ़ से IL-76 और AN-32 जहाज में दाह संस्कार के लिए लकड़ियां आई, उनका दाह संस्कार किया गया। उसके बाद हमने एक फायर प्लान एग्जीक्यूट किया। हमारे जो कमांडर थे, ही वाज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग जनरल्स ऑफ इंडियन आर्मी, लेफ्टिनेंट जनरल रुस्तम नानावती, जो आर्मी कमांडर नदन कमांड होकर रिटायर हुए हैं। एक फायर प्लान ऑर्गेनाइज किया और करीब अक्टूबर जब बर्फ गिरने शुरू हुई थी, उस समय वो फायर प्लान हमने एग्जीक्यूट किया।
और उस फायर प्लांट में करीब 32-34 पाकिस्तानी जो सैनिक उनकी बॉडीज हमें नजर आ रही थी, जी एंड वी डिड नॉट अलाउ पाकिस्तान टू लिफ्ट अप दोज बॉडीज। बर्फ शुरू हो गई, 5-5, 10-10, 15 फुट बर्फ गिर गई। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मई में जब बर्फ पिघली तो बॉडीज अगेन ऊपर आई। बॉडी डेटेरिएट तो होती नहीं है उतने टेम्परेचर में, माइनस में। जी जी जब कारगिल में फ्लैग मीटिंग हुई और फ्लैग मीटिंग के बाद फिर हमने पाकिस्तानियों को उनकी बॉडीज को ले जाने अलाउ किया। ओके और वहां पे जो हमारे ट्रूप्स थे, they were also affected by very very severe weather conditions। -40 -50 डिग्री में आप बैठे हैं, टू एयर मेंटेन पोस्ट है। अगर आपको कुछ हो गया, वेदर खराब हो गया, तो आप उसको एविक्यूएट भी नहीं कर सकते, आप उसको नीचे भी नहीं ला सकते, मेडिकल एविक्यूएशन नहीं हो सकता। तो इस तरह की जो फंक्शनल प्रॉब्लम्स थे वो इट यूज्ड टू बी डेली, बट Okay. नॉटविथस्टैंडिंग our soldiers are so determined, इतना उनमें मोटिवेशन है, और उस मोटिवेशन के चलते, इंडियन आर्मी के नाम पे चलते, उनकी रेजिमेंट के नाम पे चलते, उनकी बटालियंस के नाम पे चलते, आई मीन everyone is all Indian soldiers who have been there exceptionally tough and good। सबकी पहले ट्रेनिंग होती थी सियाचिन बैटल स्कूल में बिफोर इंडक्शन, और उसके बाद they used to perform their duty। It was again I would say toughest battlefield in the world, I guess। it is सर, सिंस मैंने अभी कहा कि आपने कारगिल में भी आप डिप्लॉयड थे और आपकी सर्टिफिकेशन मिला, सर जब कारगिल से पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी वहाँ पे गए और एकदम कारगिल का सरप्राइज हुआ, तब सर आप उस टाइम कहाँ थे और किस तरीके से अपने यूनिट्स और जो बटालियन आपकी वहाँ मूव हुई होगी, तो आप लोग किस तरीके से, आपके जवानों की क्या थिंकिंग रही होगी और आपकी कैसी सोच थी कि अब तो ये तो डू और डाई वाला सिस्टम है, अब क्या करना होगा हमें, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब कारगिल की लड़ाई हुई तो उस समय मैं अपनी यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर था, फुल कर्नल मेरा रैंक था जी और उस समय हम डेजर्ट में राजस्थान में हमारी एक्सरसाइज चल रही थी। ओके तो वी वर अंडर एक्सरसाइज। उसके बाद रात को करीब 9 बजे हमारे कमांडर ने बताया, ही कॉल्ड मी, प्रदीप कम इमीडिएटली। वहां से आर्मी हेडक्वार्टर से एक सिग्नल आया था कि माय यूनिट हैज टू इमीडिएटली इंडक्ट टू द कारगिल। वहां से हमको समय दिया गया था 48 घंटे। हमारे पास तकरीबन 1000 गाड़ियों का लोड था जो एक्सरसाइज में, वो पूरी गाड़ियों को हमने रात भर अगले दिन लोड किया। पूरी बटालियन के हमारे जितने थे, along with the entire stores, we came to Meerut। Meerut was our permanent location। From there we inducted ourselves, and उस समय 1 अल्फा के थ्रू तो जा नहीं सकते थे, तो we had gone for कुल्लू, मनाली, रोहतांग, बड़ा लाचला, तांगलांगला, उससे होके। और उस समय क्योंकि 1 अल्फा was closed, so on this axis जो सुरुचु और रोहतांग एक्सिस है, उसके ऊपर हमें कुछ काम दिए गए थे, क्योंकि पूरी फौज वहीं से जा रही थी। तो वो जो टास्क है हमने इतने जल्दी कंप्लीट किए, और उसके बाद स्ट्रेट अवे वी वर इंडक्टेड इनटू सब सेक्टर हनीफ। अब वहां भी जो हमारा टास्क था वो ऐसा था कि हमें बताया गया था कि ये 2 वर्किंग सीजन मीन्स 2 years, क्योंकि वहां पे बर्फ गिरती है तो काम करने का समय सिर्फ 3 से 4 महीने साल में मिलता है। तो 2 वर्किंग सीजन मीन्स अबाउट 8 months वर्किंग 2 years। लेकिन we completed that task, to be precise, we finished that task on 19th of September, and we started that on 6th July, and lot of shelling were on us। I had casualties। He was posthumously awarded, and जो टास्क हमने कंप्लीट किया था उसके लिए मेरे यूनिट को यूनिट साइटेशन मिला, और इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स मिले। एंड अगेन they were dominating, हम नीचे थे, so all odds were against us। but again as I said, the soldier of जो हमारे जवान हैं, उनके अंदर कोई तो एक ऐसी जुनून है, कोई चीज है जिससे वो कोई भी विषम परिस्थिति हो, I mean they are there। यस सर। सर अभी
जो बर्निंग टॉपिक्स हैं आर्मी को रिलेटेड, मैं उस पर कुछ थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगा। सर जैसे अभी आर्मी की एक नई स्कीम आई है अग्निवीर करके, तो उसमें जो जस्ट 4 इयर्स का कर दिया है, और गवर्नमेंट के काफ़ी सारे मंत्री वगैरह हैं, इवन राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं या और भी हैं, उनका वीडियो आया है कि हम 11 लाख 12 लाख की भाई इतने सालों में कितने लोगों को इतने पैसे मिल जाते हैं 4 साल में। सर ये जो अग्निवीर है इस स्कीम के बारे में, मतलब कि चूँकि आप काफ़ी जवानों से आप जुड़े हुए हैं, आपने 38 साल की सर्विस करी है, 15-15 साल में कई कितने जवान गए होंगे जो लॉन्ग सर्विस करके, उनका एक जवान का किस तरह का सोचना होता है, और चूँकि आप युद्ध भी लड़े हैं, और युद्ध के लिए किस तरह की मेंटालिटी और कितना जो कि मोटिवेशन चाहिए, और हमारे 4 इयर्स की ट्रेनिंग में वो क्या क्या हो पाएगा, पहले जो ट्रेनिंग जवानों की होती है वो किस तरह की होती है, तो थोड़ा इस बारे में आप बताइए। देखिए, बड़े संक्षेप में अभी तो सभी को अग्निवीर के अग्निपथ के विषय में पता है जी जी कि 4 साल एक युवा को 17.5 और 21 साल के बीच में लिया जाएगा। 4 साल के बाद उसको पहले साल में 30,000, फिर 33, फिर 36.5 और चौथे साल में 40,000 रुपए दिए जाएंगे। 4 साल के बाद वो बिना पेंशन के, बिना किसी फैसिलिटी के वो घर चला जाएगा। इसमें से 25% सेना में रहेंगे, 75% चले जाएंगे, और उनको 10.5-11 लाख रुपए एट द एंड ऑफ द डे मिलेंगे। और ये जो कह रहे हैं कि सरकार दे रही है, सरकार नहीं दे रही है, उनकी जो तनख्वाह है उससे कट रहा है। सरकार से 5.2 लाख दे रही है, बाकी 5.2 लाख वो उसकी सैनिक की सैलरी है उससे कट रहा है। जी। सेना का रोल क्या है? देश की सुरक्षा, जी, देश की अखंडता को रखना, देश के संविधान की रक्षा करना और देश के लोगों की रक्षा करना, ये सेना का मूल मुद्दा है। जी। और अगर आप आज के दिन एक सैनिक को तैयार करने में आपको 2 साल का समय लगता है, तब वो रिक्रूट से सैनिक बनता है, और उसके बाद उसकी पोस्टिंग उसकी बटालियन में होती है, उसकी रेजिमेंट में होती है। जी। और हर सैनिक नाम, नमक, निशान, नाम किसका? उसकी बटालियन का, नमक किसका? देश का, और निशान किसका? उसकी रेजिमेंट का, तिरंगे का। ये 3 चीजें उसके जहन में रहती हैं, वो देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर देता है। जी। और जैसा आपने कहा 15 साल के बाद उसको पता है अगर आज मैं शहादत भी मेरी हो गई तो मेरे परिवार को, मेरे माता पिता को, मेरी पत्नी को, बच्चों को पेंशन मिलेगी, उनकी देखभाल की जाएगी, उनको सभी फैसिलिटीज दी जाएंगी। तो उसके अंदर नाम, नमक, निशान का एक जज्बा होता है। अब आपने 4 साल में 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग, और आज एक जो रिक्रूट से सैनिक बनने के पहले 1.5 से 2 साल की ट्रेनिंग, मतलब ये ट्रेनिंग जो आप देंगे, दिस विल बी एन आई वॉश। क्या वो अग्निवीर जो आप नाम दे रहे हैं 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद, क्या वो जैसे गलवान में चीनियों से जब हमारे 2-2 हाथ हुए थे, क्या ये अग्निवीरों के सामने टिक पाएगा? जब एक सैनिक को पता है कि मेरे ऊपर पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तो उसका जज्बा अलग होता है। और अग्निवीर को पता होगा कि मैं तो 4 साल के लिए बाद घर चले जाना है, ना मुझे पेंशन मिलनी है, ना कुछ मिलनी है, और मैं अभी मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? तो क्या उसके अंदर वो मोटिवेशन रहेगा? नहीं रहेगा। और अगर आप ये कह रहे हैं जो राजवर्धन या जनरल वीके सिंह कह रहे हैं, फाइन, इट इज देयर व्यू पॉइंट, आई वोंट कॉन्टेस्ट, द फैक्ट रिमेन्स कि क्या आपने सेना को एक नौकरी देने की एजेंसी समझा हुआ है? क्या सेना एक सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी है? जब आप देखिए जो हमारे इतने बड़े बड़े नेता हैं, देयर आर मोर देन 700 एमपीज लोकसभा राज्यसभा के, देयर आर मोर देन 4500 एमएलए पूरे देश में। इन सबको सुरक्षा मिलती है, क्यों? ताकि वो बंदा सुरक्षित रहे। क्या उसके ऊपर खर्चा नहीं होता? आप उसके ऊपर खर्चा कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश की सुरक्षा के ऊपर आप खर्चा कर रहे हैं। आज हर इंसान अपना बीमा कराता है, क्यों?
क्योंकि उसके सिक्योरिटी। बाद अगर कुछ होगा तो देयर बी सम फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और सर आप देश सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सर पॉलिटिशियन को तो अगर वो 1 महीने के लिए पॉलिटिशियन हो तभी पेंशन मिलती है, और कुछ पॉलिटिशियन ऐसे भी हैं जो 2-2 3-3 टर्म के लिए वो पेंशन ले, मतलब बिल्कुल, 3-3 मैं 4 आपको टाइम्स बताऊं, आई गिव यू कंपैरिजन। आज देश में करीब 25 से 26 लाख पूर्व सैनिक हैं, जिसमें हमारी वीर नारियां हैं। वीर नारियां मीन्स हमारे शहीदों की विधवा महिलाएं। जी इन 26 लाख पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए सरकार ने 33,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अगर आप एवरेज निकालें तो एक सैनिक को एक महीने में तकरीबन 15,000 की पेंशन मिलती है। अब जो रक्षा मंत्रालय है उसके अंदर जो सिविलियंस हैं उनकी संख्या तकरीबन 5.32 लाख है। इनके लिए सरकार ने 21,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मतलब एक सिविलियन रिटायरी को जी जो रक्षा मंत्रालय से नियुक्त हुए थे उसको करीब 33,000 की पेंशन मिलती है। और तीसरा, जो ये बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर्स हैं, इनकी देश में जो पूर्व अधिकारी रहे हैं, इनकी संख्या तकरीबन 2.9 लाख है। इनके लिए सरकार ने 33,500 करोड़, 33,500 जी 33,500 करेक्ट 33,500 करोड़ का प्रावधान है। मतलब एक IAS ऑफिसर को तकरीबन 94,000 रुपीज की पेंशन मिल रही है। और एक MLA चाहे एक दिन के लिए रहे उसको पूरी जिंदगी भर पेंशन मिलती है। अगर वो MP रहा तो उसको MLA MP की पेंशन मिलती है। ये जो सरकार कह रही है कि हम पेंशन से बहुत रक्षा मंत्रालय का बजट जाता है, ये झूठ है, ये गलत है, ये देश के साथ खिलवाड़ है। ये जो अग्निपथ है, और आप देखिए नाम भी कैसे दिया ना, अग्निपथ। मतलब पूरे देश को अग्निपथ पे जला दे रहे हैं, चला रहे हैं आप। अगर नाम देना था आप सुरक्षा पथ दे देते, सम्मान पथ दे देते, शौर्य पथ दे देते, अग्निपथ। कमाल है। और ये जितने बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, क्या आपने किसी नेता के लड़के को, बच्चे को शहीद होते हुए देखा? कोई बड़े अधिकारी का बच्चा कोई बॉर्डर में शहीद होते देखा है? नहीं। आपने सेना को क्या समझा हुआ है कि वो सिक्योरिटी गार्ड है, होम गार्ड है? सर अभी तो एक मंत्री जी हैं, वो इंदौर की, मैं इंदौर से ही बात कर रहा हूँ सर। अभी विजय वर्गीय हैं, उन्होंने कहा कि जो कि बीजेपी ऑफिस के आगे सिक्योरिटी गार्ड का वो दे देना चाहिए, वो मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा। तो सर इस तरह की बातें करना, तो एक अभी जो जवान जो एक सेना पे खड़ा है उसको पता चलेगा कि ऐसी बातें हो रही हैं, तो उसके मनोबल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टूटने वाली बात है सर। जो आपने कहा है, आपके इंदौर के हैं, उनके पुत्र तो अच्छी बैटिंग भी करते हैं, वो विधायक भी हैं, उन्हीं की बात हो रही है। जी जी आप उनको अग्निवीर बना दीजिए ना, और अपने कार्यालय में उनको नौकरी में रखिए, क्या प्रॉब्लम है? आप BCCI के जो अभी सचिव हैं उनको हटाइए, अग्निवीर में रखिए ना। आप किसने मना किया? आप हर मंत्री को, हर MLA, हर विधायक को, हर अधिकारी को बोलिए आप 4 साल के लिए आइए, आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, आप विधायकी करिए, 4 साल के लिए चले जाइए घर। आपने फौज को क्या समझा? सिक्योरिटी एजेंसी है। और दूसरा, जो ये कह रहे हैं 4 साल के बाद आपको हम कॉर्पोरेट हाउसेस में नौकरी देंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस में नौकरी देंगे जी, आपको पता है कि आज भी पिछले करीब 3.5-4 सालों से कोई भर्ती नहीं हुई है, और हर साल पहले 75,000 सैनिक भर्ती होते थे, जो बाद में 2015 का 50,000 कर दिए। मतलब जो 60,000 सैनिक एक साल में रिटायर होते हैं, वो अभी हमारी डेफिशिएंसी है। और दूसरा, उसको पूरा किए बिना आप ये 4 साल की एक फनी सी स्कीम ले आए हैं जिसका अग्निपथ, और आज भी है ग्रुप C में 11 लाख नौकरियां हैं, जिसमें 10% एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। उसमें अभी तक सिर्फ 2.3% एक्स सर्विसमैन भर्ती किए गए। सर ये डेटा में देखा था, 3 लाख नौकरियां हैं, इसमें 20% रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन का है, उसमें सिर्फ 1.29% भर्ती है। ये क्या मजाक हो रहा है? आप देश को धोखा दे रहे हैं कि हम पूर्व सैनिक के लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जो आए हैं ना, आनंद महिंद्रा और अडानी अंबानी, वो क्या सोचते हैं कि सेना में ट्रेन करके सिक्योरिटी गार्ड वो रखेंगे? आप सेना के जवान का एक अपमान कर रहे हैं। और सर
सर मैं कभी कुछ दिन पहले एक हमारे कर्नल साहब हैं, उनसे मैं बात कर रहा था इंदौर की। वो कह रहे थे सर कि जवान जब रिटायर होता है तो वो अपनी एक इज्जत की नौकरी करता है, कि उसको पता है कि उसको पेंशन मिल रही है। और वो जैसे कि उनको एग्जांपल दे रहे थे किसी का, कि किसी कॉर्पोरेट हाउस ने उनको सैलरी ऑफ़र करी, पहले सैलरी ऑफ़र की 35,000 की, और बोला कि 6 दिन काम करना है। फिर एकदम जब उनकी जॉब लग गई वहाँ पे तो उनकी सैलरी हो गई 25,000 की, और कहते हैं कि संडे को भी काम करना है। और तो जब उन्होंने बात करी कर्नल जी ने उनसे, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला सर ऐसी तो मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं है कि मेरी पेंशन भी आ रही है और मैं क्यों 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 मैं संडे को भी काम करूँगा। तो आज जो जवान जो आज नौकरी कर रहा है, चाहे कॉर्पोरेट में कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, वो अपनी इज्जत की नौकरी कर रहा है। बट अगर ये 4 साल की स्कीम आएगी तो फिर वो आगे आगे उसकी फ्यूचर को लेके तो ये रिजल्ट तो समय 4-5 साल बाद पता चलेगा कि ये क्या होगा इस स्कीम के साथ। ये जो आज का सैनिक है, जैसा आपने कहा, उसको अपनी पेंशन मिल रही है। अब जब वो सर्विस में था उसकी तनख्वाह ज्यादा थी, पेंशन कम होगी, लेकिन घर की परिस्थितियां वही हैं, उसके खर्चे वही हैं। उनको पूरा करने के लिए अगर उसके पास खेती बाड़ी नहीं है तो दूसरी नौकरी करता है ताकि उसके परिवार का प्रबंध हो सके। और उसके साथ सम्मान जुड़ा है कि पूर्व सैनिक और अग्निवीर को आपने 4 साल में 10.5 लाख रुपए देके आप सरकार उसकी जवानी को खरीद कर आप वो ठेके में फौज बना रहे हैं। एग्जैक्टली। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट आर्मी। और कई लोग कहते हैं कि ये तो दुनिया के 20-22 देशों में एप्लीकेबल है, तो इंडिया में क्यों नहीं? उन देशों की परिस्थितियां अलग हैं, उनकी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस आर डिफरेंट। आप किलोग्राम को किलोमीटर से कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे पास 2 दुश्मन है, पाकिस्तान और चाइना तो कंफर्म है, इसके अलावा 3 दूसरे देश हैं, और चाइना अभी हमको चारों तरफ से घेर रहा है, नीचे से श्रीलंका और ग्वादर की तरफ उसकी नजरें हैं, बर्मा में उसका पूरा होल्ड है। आप क्या सोचते हैं कि हिंदुस्तान की सिचुएशन वही है जो अमेरिका की है? अमेरिका ने 1863 के बाद, अमेरिकन सिविल के वॉर के बाद, उन्होंने कोई लड़ाई अपनी जमीन में नहीं लड़ी है, उन्होंने बाहर लड़ी है। और बाहर लड़ना है तो आप किसी को भर्ती करके 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए भेज दीजिए, वो लड़ाई करके अपना काम करेगा, आ जाएगा। क्या भारत में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये जो कह रहे हैं ना, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। और इसके एडवर्स इफेक्ट आप देखिए अगले 7-8 साल में जी। ये भारतीय सेना एक होमगार्ड बन के रह जाएगी। ये चेतावनी है मेरी। ठीक है सर, ये इसी में ही जो एक जवान होता है, जो सर आपने कहा कि 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो 2-3 साल उसको किसी रेजिमेंट में भेजते हैं, तो रेजिमेंट के भी जो इथोस होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, वो उसको पता लगते होंगे, तो वो एब्जॉर्ब करता है उनको, और उस पर गर्व होता है कि मेरे ऐसे ऐसे वीर बहादुर जवान मेरे उससे निकले हैं। तो सर ये 6 मंथ्स के अंदर उस तरह का मोटिवेशन भी कैसे जनरेट कर पाएंगे? देखिए, जैसे मेरा नाम प्रदीप यदू है, मुझे गर्व है कि मैंने फला रेजिमेंट में नौकरी है, फला यूनिट में मैंने नौकरी करी है। जैसा मैंने कहा, नाम नमक निशान। अब वो उसका मोटिवेशन है, उसको पता है कि मेरी बटालियन का इतिहास, मेरी यूनिट का इतिहास 250 साल पुराना है। मेरे इतने ऑफिसर, जेसीओ, बहादुर जवान शहीद हुए हैं। उन्होंने अपने खून पसीने में मेरे रेजिमेंट का, मेरी यूनिट का इतिहास लिखा है। उस इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए वो अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन ये जो अग्निवीर, ना उसके पास कोई रेजिमेंट है, ना कोई बटालियन है, ना उसका खुद का कोई वजूद है, और उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? तो सर मतलब ये अग्निवीरों को किसी बटालियन में भी नहीं भेजेंगे? बिल्कुल नहीं। ये एक अलग एंटिटी रहेगी। मतलब सेना के अंदर आपने अलग विभाजन करने की कोशिश शुरू कर दी है, और एट द एंड ऑफ द डे जो सैनिक है जी, दे विल बी ऑल रिप्लेस्ड बाय अग्निवीर, एज पर गवर्नमेंट जो अभी कह रही है जी। दूसरा, जो 4 साल के बाद वो आज भर्ती हो, अग्निवीर बन के आ गया, उसको 10.5 लाख रुपए में मिल गया 4 साल के बाद। 4 साल के बाद
क्या वही परिस्थितियां उसके पास 75% बाहर जा रहे हैं, अगर जी। उनको नौकरी नहीं मिली तो क्या उसके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगा कि मैं फौज से भी रिजेक्ट हूं हम्म, और सिविल में मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है, बिल्कुल। तब क्या उसका हॉस्टिलिटी नहीं बढ़ेगी? और ये कौन सी गारंटी है कि ये जो 75% जो ट्रेन फौज से आएंगे, इनको जो हमारी एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जी। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम्म। क्या वो इनको अप्रोच नहीं कर सकते? तो सर ये जो अग्निवीर जो 75 पर जो बाकी 25% बचेंगे जो लॉन्ग वाले होंगे, तो उनकी ट्रेनिंग भी सिर्फ 6 महीने की होगी फिर तो? अभी इसमें सरकार ने बताया कुछ नहीं। नहीं बताया कि 4 साल के बाद वो क्या होगा। 4 साल में ना उसको कोई प्रमोशन मिले, वो कह रहे हैं कि हाँ, इनको जैसे सैनिक को सम्मान मिलता है इसको सम्मान मिलेगा। हम्म, ठीक है, उसको सम्मान आपने दे दिया, उसके बाद हाँ जी। अब अकाउंटेबिलिटी गोज along with authority. एग्जैक्टली। You can't expect accountability without authority. एक सेक्शन कमांडर है, उसके पास अथॉरिटी है अपने सेक्शन की, एक प्लेटून कमांडर के पास अथॉरिटी है प्लेटून कमांडर की, एक कंपनी कमांडर की, बटालियन कमांडर की, ब्रिगेड कमांडर की, उसके पास अथॉरिटी है, तो वो अकाउंटेबल है। इनके पास ना कोई अकाउंटेबिलिटी है ना कोई अथॉरिटी है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अग्निवीर? सर इसमें सरकार ने सेना को ये कॉर्पोरेट हाउसेस की ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूशन समझा हुआ है। सर इसमें एक और क्वेश्चन मेरा है सर कि अब आज का युवा पहले ही 2 साल से कुछ ऐसा भी हुआ है कि जिनकी भर्ती आ गई थी, एयरफोर्स की भर्ती हो गई थी, उनको अभी जो जिनका लॉन्ग फॉर्म हो गया था, कईयों के फादर ने लोन लेकर के उनको भेजा और उनका हो गया था कि बस वो भर्ती का वेट कर रहे हैं 2 साल से। और पिछले अभी राजनाथ सिंह जी ने उनका वीडियो भी है जिसमें वो कह रहे हैं आपकी भर्ती होगी, आप बैठ जाओ, उसमें वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और अभी उनकी भर्ती कैंसिल हो गई है। तो युवा जो 3-4 साल से 2-3 साल से वेट में था, कोरोना के चक्कर में डिले हुआ, तो सर वो अपना गुस्सा वो दिखा रहे हैं। और सर हालांकि कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ना गलत है, हम उसको इंडोर्स नहीं करेंगे, लेकिन सर जो जो युवा है जिनका भर्ती आ गई थी, उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं बोला, तो आई थिंक उनको याद करना भी अभी ज़रूरी है इस वक्त। देखो, ये जो युवा जो सैनिक बनना चाहता है, वो आखिर है कौन? एक गरीब किसान का लड़का, मजदूर का करता, जिसकी छोटी छोटी जमीनें हैं, उनके बच्चे हैं ये। आपके और मेरे जैसे मध्यम परिवार के लोग जो सेना में जाने का जो जुनून है, उनके बच्चे हैं। और वो सेना में जाने के लिए 1-1, 1.5 साल की ट्रेनिंग करते हैं, फिजिकल मेडिकल पढ़ाई करते हैं, और जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स है वहां से अपनी ट्रेनिंग करते हैं, और उसमें 10-12 हजार पर मंथ वो खर्च करते हैं। और उसमें बहुत सारे लड़के हैं जो सिलेक्ट हो गए, फिजिकल में हो गए, रिटर्न में हो गए, सब में हो गए, मेडिकल हो गया, लेकिन उनको कॉल लेटर नहीं दिया गया। ऐसे हजारों बच्चे हैं जो जिनके कैरियर, उनके सपने आपने तोड़ दिए। जो बच्चा सिलेक्ट होके बैठा है, अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहा है, आप बोल रहे हैं, आप जनता के सामने टेलीविजन में झूठ बोल रहे हैं कि इनको लिया जाएगा और आपने नहीं लिया। मतलब सरकार को पता था पिछले 4-5 सालों में कि कोरोना के चक्कर में ना भर्ती करो ना कुछ है, कोरोना के आड़ में जो कुछ करना है कर लो। अब 4 साल के बाद उनके पहले इंटेंशंस थे कि हम सेना में भर्ती नहीं करेंगे क्योंकि अग्निवीर आने वाली है। इट इज वेरी वेरी क्लियर। और ये लड़के जो अपना आक्रोश दिखा रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं, उनके सपने टूटे हैं। हाँ, ये गलत है कि वो जो नेशनल प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जला रहे हैं, ये गलत है। लेकिन मैं उनके जो उनका आंदोलन है, मैं उसका पक्षधर हूं। मैं आई सपोर्ट देयर कॉज, बट नॉट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल प्रॉपर्टी। आप कैसे हमारे युवाओं को के सपने तोड़ सकते हैं? और आप अग्निवीर कहते हैं 45,000 युवाओं को 1 साल में हम भर्ती करेंगे। क्या देश में सिर्फ 45,000 युवा हैं? आपको पता है जब एक रिक्रूटमेंट रैली होती है उसमें लाखों बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तब कुछ हजारों का सिलेक्शन होता है। जी। आप 45,000 में लोगों को, पूरी जनता देश को गुमराह कर रहे हैं कि हम देश के युवा को नौकरी दे रहे हैं। नौकरी नहीं दे रहे हैं, ये उनकी जवानी खरीद रहे हैं और ठेके में आर्मी बना रहे हैं। सर अभी जो अग्निवीर से 4 साल का लेके आए थे सर, इसमें आप क्या चेंजेस
आप चाहते हैं कि उसमें ऐसे चेंजेस हों जिससे आर्मी को हेल्प मिले और यूथ जो है वो भी इनसिक्योर फील ना करे अपने फ्यूचर को लेके आर्मी में जाने के बाद। ऐसे क्या चेंजेस हैं जो आर्मी को करने चाहिए ताकि एक एक सबकी सहमति से वो इम्प्लीमेंट हो? देखिए, अगर आपको देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, भारतीय सेना देश की सुरक्षा का इंश्योरेंस है। अगर आप चाहते हैं देश सुरक्षित रहे, तो जो हमारी टाइम टेस्टेड सैनिक इतिहास है, सैनिक की भर्ती की ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है, उससे छेड़छाड़ मत करिए। ईदर यू अग्निपथ शुड बी एब्सोल्युटली रेलिगेटेड। आप ये जो हमारे बच्चे हैं 4 साल से जो सिलेक्टेड है उनको भर्ती करिए, और अगर आपको नाम अग्निवीर देना है, आप बताइए वो कौन सी रेजिमेंट में जाएगा, कौन सी यूनिट में जाएगा, कहां पे जाएगा। अग्निवीर करके काम नहीं हो सकता। आप उसको, जैसे हमारे सैनिक हैं, 10 साल उसको दीजिए, उसको पेंशन दीजिए, उसके परिवार को मेडिकल फैसिलिटी दीजिए, सब कुछ दीजिए। 4 साल में आप होमगार्ड मत बनाइए। आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस अग्निपथ। और ये जो सरकार इसका फायदे गिना रहे हैं और ये कह रहे हैं रिटायरमेंट के बाद हम ये देंगे, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग कि सर्विस के फायदे ना गिना के रिटायरमेंट के बाद ना होने वाले सपने दिखा के देश को बरगलाया जा रहा है। नॉनसेंस। और सर, हम अपने कुछ पैसों के लिए हम अपनी सिक्योरिटी को भी दांव पे नहीं लगा सकते, क्योंकि एग्जैक्टली अभी तो जो थ्रेट है, चाइना आई थिंक लद्दाख पे बैठा ही है, उसकी आंखें गड़ी हुई हैं लद्दाख पे, सिक्किम पे। एंड आने वाले टाइम पे पाकिस्तान चाइना का दे आर फ्रेंड्स एंड वी डोंट नो व्हाट दे माइट कम अप इन नेक्स्ट 10 years। अभी आप देखिए, लेटेस्ट है दैट गिलगिट एंड बाल्टिस्तान, जी, पाकिस्तान is leasing it to China. Okay? yes. 1962 की लड़ाई में चाइना ने हमारी जमीन में कब्जा किया था हमसे लड़ने के बाद, लेकिन आज चाइना ने अरुणाचल में और ईस्टर्न लद्दाख में हमारी जमीन के ऊपर बैठे हैं बिना लड़ाई के। जी। एंड उसके बाद आप अग्निवीर, ये नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ के काम हो रहा है। Thank you so much, sir, for joining with us today. Thank you, Raghav. Thank you.